आज की इस क्लास में हम सीखेंगे रेक्टिफायर क्या होता है, किन चीज़ों को हम जोड़ के रेक्टिफायर बना सकते हैं तथा एक रेक्टिफायर का कितने प्रकार होता है। इन सारी चीज़ों को हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। रेक्टिफायर पढ़ने से पहले आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होना जरूरी है, तो सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट की तरफ जाएंगे, फिर हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे। हम सभी को पता है ये जो करंट होता है ये दो प्रकार का होता है। पहला अल्टरनेटिंग करंट और दूसरा होता है डायरेक्ट करंट। अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट, ये जो करंट का दो नेचर है ये आपस में एक दूसरे से बहुत अलग अलग है, जिसके वजह से इन दोनों को अलग अलग जगह में यूज़ किया जाता है। तो रेक्टिफायर भी ये एसी और डीसी के बीच का वो कड़ी है। दैट मीन्स हम कह सकते हैं ये जो रेक्टिफायर है, सिंपल भाषा में अगर कहें तो रेक्टिफायर एक सर्किट होता है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हम एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। हमारे इंडिया में गवर्नमेंट के द्वारा जो इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उसका नेचर होता है एसी, मगर ऐसे बहुत सारे जगह होता है जहां हमें डीसी सप्लाई की आवश्यकता होता है। हम वो जगह में रेक्टिफायर सर्किट का प्रयोग करते हैं। जैसे कि आपका फ़ोन चार्जर आप इनपुट में देते हैं, एसी आउटपुट से निकलता है डीसी। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पे एसी टू डीसी कन्वर्जन को देखा गया है, और बिल्कुल उसी जगह में हम लोग रेक्टिफायर सर्किट का प्रयोग करते हैं। अगर मोटा मोटी ये कहना भी गलत नहीं होगा, जो गवर्नमेंट के द्वारा जो हमें इलेक्ट्रिसिटी दी जाती है उसका 70 to 80% जो यूज होता है वो एसी के द्वारा होता है, क्योंकि हमारे घर में मैक्सिमम जो अप्लायंस होते हैं वो वर्क करता है एसी में। जैसे कि आपका फ़ैन हो गया, हीटर हो गया, एसी हो गया, वगैरह वगैरह। कुछ कुछ जगह ऐसा रहता है जहाँ पे डीसी की ज़रूरत पड़ता है, कुछ जगह। इसीलिए गवर्नमेंट क्या किया जाता है, एसी को सप्लाई करता है, और जहाँ पे आपका रिक्वायरमेंट है डीसी वहाँ पे आप रेक्टिफायर सर्किट का यूज़ करके आराम से डीसी निकाल सकते हैं। तो ये एसी और डीसी में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न क्रिएट होता है, तो इसके बारे में भी इस क्लास में पढ़ेंगे। एसी का पूरा नाम होता है अल्टरनेटिंग करंट और डीसी का पूरा नाम होता है डायरेक्ट करंट। अगर हम इंग्लिश डिक्शनरी में अल्टरनेट और डायरेक्ट का मीनिंग देखें तो हम पाएंगे जो अल्टरनेट होता है इसका मतलब होता है बारी बारी से जो बदलता है उसे कहते हैं अल्टरनेट, और डायरेक्ट मतलब जो बिल्कुल एक ही दिशा में जाता है, मतलब जो अपने मार्ग को नहीं बदलता उसे बोलते हैं हम लोग डायरेक्ट करंट। तो रेक्टिफायर क्या होता है, तो डिफिनेशन लिख लेते हैं रेक्टिफायर का। रेक्टिफायर एक सर्किट होता है जिसके द्वारा एसी टू डीसी कन्वर्जन हो पाता है, उसे ही हम लोग रेक्टिफायर बोलते हैं। तो डिफरेंस का लिख लेते हैं। द रेक्टिफायर इज एन इलेक्ट्रॉनिक सर्किट which convert alternating current into direct current। जो एसी को डीसी में बदलता है उसी को हम लोग बोलते हैं रेक्टिफायर सर्किट। एक रेक्टिफायर सर्किट बनाने के लिए जो सबसे मेन कंपोनेंट होता है उसे कहते हैं हम डायोड। उसे क्या कहते हैं हम, डायोड। डायोड के बिना रेक्टिफिकेशन प्रोसेस नामुमकिन है। ये डायोड ही मेन कंपोनेंट है जिसके द्वारा हम एसी टू डीसी कन्वर्जन कर पाते हैं। तो ये डायोड के बारे में भी थोड़ा सा हम लोग जानेंगे। डायोड एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस होता है जो पी टाइप और एन टाइप मटेरियल से मिलके बना होता है। डायोड करंट को एक ही दिशा में फ्लो करता है, जिसकी वजह से हम रेक्टिफायर सर्किट में प्रयोग करते हैं। क्या होता है, डायोड करंट को एक ही दिशा में फ्लो करता है, जिसके वजह से हम रेक्टिफायर सर्किट में डायोड का प्रयोग करते हैं। अब हम थोड़ा सा चर्चा करेंगे एसी क्या होता है, डीसी क्या होता है, क्योंकि जो रेक्टिफायर सर्किट में एसी और डीसी का यहाँ पे यूज किया गया टर्म है, तो हम थोड़ा सा चर्चा एसी के बारे में और डीसी के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे कि एसी क्या होता है और डीसी क्या होता है। बेसिकली जो एसी है
उसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, उसको बोला जाता है अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और जो डीसी है इसका पूरा नाम है डायरेक्ट करंट। इसका नाम है डायरेक्ट करंट, अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट। इन दोनों में बहुत भिन्नताएं हैं, हम एक एक दो भिन्नता के बारे में चर्चा करेंगे। जो अल्टरनेटिंग करंट है, ये करंट को एक ही दिशा में फ्लो नहीं करता है जिस तरह से डीसी करता है। इसमें क्या होता है, इसका डायरेक्शन बदलते रहता है। सपोज एक एग्जाम्पल से हम इसको समझते हैं। मानिए ये कोई कॉपर का कंडक्टर है, इसका कुछ रेजिस्टेंस होगा जिसको हम लोग आर से डिनोट करते हैं। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, करंट को फ्लो करते हैं। इसमें एक करंट को जैसे हम लोग फ्लो करते हैं तो हम एक ग्राफ बनाएंगे जिसमें करंट और टाइम के बीच डिफरेंस को देखेंगे कि करंट और टाइम का किस तरह से डिफरेंस होता है। तो चलिए यहाँ पे एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। मानिए यहाँ पे दो लाइन है, एक वर्टिकल और एक हॉरिजॉन्टल। यहाँ पे दो लाइन खींचते हैं, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल। जहाँ पे दो लाइन एक दूसरे से मिलता है इसको हम लोग पॉइंट ओ द्वारा डिनोट करते हैं। जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं, इसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। और जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं। जो परपेंडिकुलर लाइन है उसको हम लोग वाई एक्सिस मानते हैं और जो वर्टिकल लाइन है उसको हम लोग एक्स एक्सिस मानते हैं। अब बात करेंगे इसका ग्राफ का। सपोज कि हमने एक्स एक्सिस को टाइम माना है और वाई एक्सिस को हम लोग वोल्टेज या करंट, वोल्टेज अथवा करंट दोनों मान सकते हैं, आइदर वोल्टेज और आइदर करंट। अब इसको हम समझते हैं। सपोज कि जब पोटेंशियल डिफरेंस बिल्कुल जीरो था तब ग्राफ प्लॉटिंग होगा यहाँ पे। अब हमने देखा कि कुछ सेकंड के बाद जो इस कंडक्टर में करंट फ्लो कर रहा, वो सपोज करते हैं कि 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है कुछ सेकंड के अंदर। तो हमने यहाँ पे सपोज किया कि वो यहाँ पे होगा। फिर कुछ सेकंड के बाद क्या होते, करंट 1 से बढ़ के 2 एम्पियर हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग 2 एम्पियर लिखते हैं। अब 2 एम्पियर को हम लोग यहाँ पे दिखाते हैं। इसी तरह करंट में इंक्रीमेंट आता है 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर। और जो मैक्सिमम करंट जाता है, सपोज कीजिए कि 3, 4, 5 एम्पियर मैक्सिमम करंट को इस कंडक्टर के थ्रू गया। अब क्या हो रहा, करंट धीरे 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 घट रहा। अब करंट का जो रेशियो है वो धीरे 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 घटता है। तो फिर से इसको हम लोग घटाते दिखाएंगे, 4, 3, 2, 1। फिर एक समय ऐसा आता जब यहाँ पे इसमें करंट बिल्कुल जीरो हो जाता है। तो उसके लिए यहाँ पे ग्राफ को यहाँ पे प्लॉट करेंगे बिल्कुल जीरो। अब क्या होता है, जो पहले जो करंट का डायरेक्शन लेफ्ट से राइट था, अब करंट का डायरेक्शन बदल के राइट से लेफ्ट की तरफ हो गया। चूँकि एसी का नेचर होता है, ये डायरेक्शन को बदलते रहता है। अब क्या करेंगे, इसी ग्राफ को हम लोग एक अलग तरीके से दिखाएंगे। इसको मिटा देते हैं। अब रिवर्स वाइज ये हो गया, तो हम लोग क्या कर देंगे, नीचे से दिखाएंगे। फिर इसी तरह करंट को सपोज मानिए कि 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3, 4, 5, 6 इसी तरह करंट बढ़ा और एक मैक्सिमम पॉइंट गया करंट, फिर वहाँ से बढ़ना बंद हो गया और वहाँ से करंट डिक्रीमेंट होते गया और पहुँच गया 0 पे। कुछ इस तरीके से ग्राफ प्लॉट होगा। अब इस ग्राफ को अगर हम लोग पूरा कंप्लीट साइकिल में बदले तो हमें इस तरह से नजर आएगा। देखिए कुछ इस तरह से ग्राफ नजर आ रहा। तो इस प्रकार के जो ग्राफ नजर आ रहा है इसी को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट। इसमें क्या हो रहा है, इसका डायरेक्शन एक समय के बाद बदल रहा। पहले इधर लेफ्ट टू राइट करंट जा रहा था, मगर राइट टू लेफ्ट। मगर ध्यान रखिए, ये जो लेफ्ट टू राइट या राइट टू जो लेफ्ट हो रहा है, इसका समय बहुत कम रहता है। अनुमानित समय से बहुत कम, मिली माइक्रो में इसका समय रहता है। ये जो ग्राफ है, इस ग्राफ को हम लोग CRO की मदद से देख सकते हैं। ध्यान रखिए, ग्राफ देखने का एक डिवाइस होता है जिसे हम लोग बोलते हैं CRO। CRO का पूरा नाम है कैथोड रे ऑसिलोस्कोप, जिसके द्वारा हम लोग AC का भी ग्राफ को देख सकते हैं और DC का भी ग्राफ को हम लोग देख सकते हैं। तो कभी CRO में आपको AC और DC का ग्राफ को दिखा देंगे।
अभी हम लोग समझे अल्टरनेटिंग करंट का ग्राफ कैसे बना। अब दूसरे केस में आते हैं कि डायरेक्ट करंट का ग्राफ कैसे बनेगा। सेम टू सेम यही रहेगा, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो दोबारा इसको यहाँ पे ड्रॉ नहीं करते हैं। सपोज ये एक्स है, ये वाई है, इसको मान लेते हैं हम लोग एक्स। ये रिप्रेजेंटेड करता है टाइम को और वाई करता है वोल्टेज अथवा करंट को। अब यहाँ से हम लोग डीसी के बारे में चर्चा करेंगे। सपोज कि कोई एक कंडक्टर है कॉपर जिसमें कुछ रेजिस्टेंस आर होगा। अब यहाँ पे हम लोग जब करंट को फ्लो करते हैं डायरेक्ट करंट में, तो सपोज कीजिए कि स्टार्टिंग में 3 एम्पियर करंट फ्लो हुआ, तो 3 एम्पियर कुछ सेकंड में तो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए। आफ्टर कुछ सेकंड में देखें कि 5 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा, तो 5, तो यहाँ पे 5 का भी ग्राफ बना देते हैं। अब देखते हैं कि करंट में थोड़ा सा डिक्रीमेंट आता है, 4 हो गया अभी 4 एम्पियर, तो 4 के लिए यहाँ पे दर्शाते हैं। अब करंट में क्या हो रहा, कोई डिक्रीमेंट नहीं हो रहा, बिल्कुल आगे की तरफ जा रहा, मतलब 4, 3, 2, फिर बिल्कुल आगे इसी तरह से बढ़ रहा। पहले थोड़ा सा बढ़ा, फिर घट रहा, फिर उसी लेवल से आगे की ओर बढ़ा। मतलब इसमें क्या, जीरो क्रॉस नहीं हुआ डीसी केस में, और एसी के केस में जीरो क्रॉस हुआ था एक्सिस। अगर इसको ग्राफ में प्लॉट करें तो कुछ ऐसे बनेगा। अब यहाँ से सिंपल भाषा में समझिए एसी और डीसी क्या होता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये डायरेक्शन को बदलता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये डायरेक्शन को बदल के आगे जाता है, और जो डायरेक्ट करंट होता है ये डायरेक्शन को नहीं बदलता। थोड़ा बहुत इसका मैग्नीट्यूड में कभी आपको उतार चढ़ाव देखने को मिल जाता है, मगर इसके डायरेक्शन में कोई चेंजेस नहीं आता है। यही था एसी और डीसी का कुछ विशेष चर्चा की हम लोग। अब इसमें और एक पॉइंट को जोड़ देते हैं। ये जो अल्टरनेटिंग करंट होता है इसमें कुछ फ्रीक्वेंसी होता है, और जो डायरेक्ट करंट होता है इसमें कोई फ्रीक्वेंसी नहीं पाया जाता है। जो अल्टरनेटिंग करंट होता है ये इंडिया में 50 to 60 हर्ट्ज में ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है, मगर डायरेक्ट करंट में कोई फ्रीक्वेंसी नहीं होता, इसमें जीरो फ्रीक्वेंसी होता है। हमारे इंडिया में जो गवर्नमेंट के द्वारा हमें इलेक्ट्रिसिटी दिया जाता है वो रहता है 240 वोल्ट और 50 to 60 हर्ट्ज। 50 to 60 हर्ट्ज ये स्टैंडर्ड है। अगर आप अलग अलग कंट्री में जाएंगे तो अलग अलग मिलेगा। जैसे कि यूएस में 120 वोल्ट और 60 हर्ट्ज का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन होता है। ये कंट्री टू कंट्री वेरिएशन करता है वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी में। ये रहा कुछ एसी और डीसी के बारे में चर्चा की। अभी हम लोग पढ़ेंगे रेक्टिफायर क्या होता है, रेक्टिफायर का ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है, तथा रेक्टिफायर का टाइप्स क्या होता है। अभी हम लोग सीखेंगे कि एक रेक्टिफायर को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ की आवश्यकता होता है, बिल्कुल शुरू से लास्ट तक एक ब्लॉक डायग्राम के हिसाब से समझेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं ब्लॉक डायग्राम। ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर। जो सबसे पहले कंपोनेंट रहता है किसी रेक्टिफायर में उसको हम लोग ट्रांसफार्मर बोलते हैं। ट्रांसफार्मर के बिना रेक्टिफिकेशन नामुमकिन है। तो सबसे पहले यहाँ पे आएगा ट्रांसफार्मर। तो यहाँ पे अलग अलग ब्लॉक बना लेते हैं एक ही साथ। सबसे पहला ब्लॉक आएगा ट्रांसफार्मर, जो कि वोल्टेज का लेवल को घटाएगा, चूँकि हम जानते हैं अगर हम एसी की बात करें तो वोल्टेज का जो रेंज है बहुत हाई रहता है। सिंगल फेज में 220, 240 से 250 हो सकता है। अगर हम 3 फेज की बात करें तो 400 से अधिक करंट वोल्टेज मिलता है। और डीसी के लिए बहुत कम वोल्टेज का ज़रूरत पड़ता है, या फिर हम कह सकते हैं जो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट होता है वो बहुत लो वोल्टेज पे वर्क करता है। 6 वोल्ट, 9 वोल्ट, 12 वोल्ट पे सब सर्किट वर्क करता है।
तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे वोल्टेज का जो रेंज है उसको हम लोग यहाँ पे घटाते हैं ताकि आराम से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट वर्क कर सके। कुछ इस तरह से इसमें होगा। सबसे जो पहला सर्किट होगा उसको कहेंगे हम लोग स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर शॉर्ट में लिखते हैं। सेकंड में आएगा रेक्टिफायर। सेकंड में आएगा रेक्टिफायर। तीसरा में आएगा फिल्टर सर्किट। उसके बाद आएगा रेगुलेटर। रेगुलेटर। उसके बाद में ये आएगा आपका आउटपुट। सबसे लास्ट में आएगा आउटपुट। अब इसको ध्यान से समझते हैं। एक रेक्टिफायर को चलाने के लिए सबसे पहले हमें इनपुट वोल्टेज की ज़रूरत पड़ता है जिसका नेचर होता है एसी। तो इनपुट में हम लोग यहाँ पे एसी को दिखाते हैं जो कि 220 से 240 वोल्ट का हो सकता है। अब यहाँ पे स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा है तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्या कर देगा, ये 220 या 240 को घटा के एक लो वोल्टेज में कन्वर्ट कर देता है। सपोज उसको हम लोग मानते हैं 6 वोल्ट। तो इसका जो वेव फॉर्म बनेगा, अगर इसका हम वेव बनाएं तो कुछ इस ढंग से बनेगा। स्टार्टिंग में ये प्योर साइनसोइडल वेव है। ये रिप्रेजेंटेड करेगा टाइम को और ये वोल्टेज अथवा करंट को दर्शाएगा। ये स्टार्टिंग का वेव फॉर्म है। अब क्या करता है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर जो कि 220 या 240 को कन्वर्ट कर देता है यहाँ पे 6 वोल्ट में। यहाँ पे कन्वर्जन होके इसको मिलेगा 6 वोल्ट। अब जब वोल्टेज का रेंज घटा तो वेव फॉर्म का भी जो मैग्नीट्यूड उसको घटाना पड़ेगा। तो इस मैग्नीट्यूड को घटा के हम लोग थोड़ा कम कर देते हैं। ये दिखाएगा टाइम को, ये वोल्टेज अथवा करंट को। सबसे पहले सप्लाई दी स्टेप डाउन को, स्टेप डाउन स्टेप करके 6 वोल्ट दिया रेक्टिफायर को। अब रेक्टिफायर सर्किट में क्या होगा, अब सॉरी यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। जो रेक्टिफायर सर्किट है ये रेक्टिफायर कर देगा या तो हाफ वेव में या तो फुल वेव में। सपोज करते ये हाफ वेव में इसको रेक्टिफायर कर दिया। ये हाफ वेव का रेक्टिफायर सर्किट का जो आउटपुट है ऐसे कुछ दिखेगा। अब इस आउटपुट को हम लोग भेजते हैं फिल्टर सर्किट में। फिल्टर सर्किट में कैपेसिटर इंडक्टर लगा रहता है जो इस पल्सेटिंग डीसी को प्योर फॉर्म में बदलता है। तो यहाँ पे फिल्टर लगाने के बाद कुछ इस ढंग से दिखेगा हम लोग का वेव फॉर्म, कुछ इस ढंग से दिखेगा। अब फिल्टर सर्किट के बाद रेगुलेटर में भेजा जाता है। अब रेगुलेटर में ये प्योर फॉर्म में बदल जाता है जिसका कुछ इस तरह से होता है, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में जाएगा। और इसके बाद जो आउटपुट आएगा यहाँ पे आपको प्योर मिलेगा डीसी। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा प्योर डीसी। ये था ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर। कुछ इस ढंग से पूरा रेक्टिफायर सर्किट का ब्लॉक डायग्राम हम लोग बनाए। स्टार्टिंग में स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर
उसके बाद रेक्टिफायर हाफ वेव में या फुल वेव में कन्वर्ट कर दिया, इसको भेज दिए फिल्टर सर्किट में। फिल्टर सर्किट से गुजरने के बाद कुछ इस ढंग से दिखेगा, इसको भेज देंगे रेगुलेटर में। रेगुलेटर का आउटपुट से हमको बिल्कुल प्योर डीसी देखने को मिलेगा, जो कि हम लोग का आउटपुट है। ये इनपुट सेशन और ये आउटपुट सेशन। हम लोग अभी देखें ब्लॉक डायग्राम ऑफ रेक्टिफायर। अब बात करेंगे कि रेक्टिफायर बनाते कैसे हैं, इसका टाइप्स क्या है। मेन कंपोनेंट की अगर बात करें रेक्टिफायर का, तो डायोड ही है सबसे मेन कंपोनेंट रेक्टिफायर का। डायोड के बारे में भी थोड़ा देर पहले हम लोग चर्चा किए थे। डायोड एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जिसका दो टर्मिनल होता है। एक टर्मिनल पी टाइप मटेरियल से बना रहता है और एक टर्मिनल एन टाइप मटेरियल से बना रहता है। डायोड का कुछ प्रॉपर्टी होता है, ये करंट को एक ही दिशा में फ्लो करता है, जिसके वजह से हम रेक्टिफायर सर्किट में डायोड का ही प्रयोग करते हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर दो प्रकार का होता है स्टार्टिंग में। पहला हाफ वेव रेक्टिफायर, और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। स्टार्टिंग में ये दो प्रकार का होता है, एक हाफ वेव रेक्टिफायर और फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर भी आगे चल के दो प्रकार में बंट जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं सेंटर टाइप रेक्टिफायर और दूसरा को कहते हैं ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। ये दो टाइप्स में फिर से बढ़ जाता है। एक का नाम है सेंटर टिप, और दूसरे का नाम है ब्रिज टाइप। ब्रिज टाइप। अब हम लोग एक एक करके हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, सेंटर टिप रेक्टिफायर क्या होता है और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर क्या होता है, इसके बारे में अभी हम लोग सीखेंगे। ये जो हाफ वेव रेक्टिफायर होता है, इसमें हम लोग एक डायोड का प्रयोग करते हैं हाफ वेव में। और ये हाफ वेव रेक्टिफायर या तो आपका पॉजिटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफायर करेगा या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को ही रेक्टिफायर करेगा। और ये सेंटर टिप और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइकिल को ही रेक्टिफायर करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फुल वेव। और ये ओनली आधा साइकिल को ही रेक्टिफायर करता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। अगर डायोड की संख्या की बात करें तो हाफ वेव रेक्टिफायर में एक डायोड का प्रयोग होता है। यहाँ पे एक डायोड का प्रयोग होता है हाफ वेव रेक्टिफायर में, और सेंटर टिप रेक्टिफायर में दो डायोड का प्रयोग होता है सर्किट को बनाने के लिए। और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर में 4 डायोड की आवश्यकता होता है पूरा सर्किट को बनाने के लिए। इसमें 1, उसमें 2, इसमें 4। अगर एफिशिएंसी की बात करें, सबसे इफेक्टिव जो रेक्टिफायर है ये ब्रिज टाइप रेक्टिफायर है। ये पूरा साइकिल को रेक्टिफायर करता है और इसका एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा रहता है। अगर सबसे कम एफिशिएंसी की बात करें तो हाफ वेव का रेक्टिफायर होता है। इसका प्रयोग बहुत कम जगह में करते हैं। आप जो भी देखेंगे फ़ोन चार्जर या कोई और सर्किट, वहाँ पे मैक्सिमम जगह में आपको ब्रिज टाइप रेक्टिफायर ही देखने को मिलेगा। अब एक एक करके हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, फुल वेव, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए हाफ वेव रेक्टिफायर। हाफ वेव रेक्टिफायर को हम लोग कंस्ट्रक्ट करेंगे, देखेंगे उसमें क्या क्या मेन कंपोनेंट है। हम लोग फिल्टर सर्किट को नहीं जोड़ेंगे, सिंपल में एक हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाएंगे और उसका अध्ययन करेंगे। तो जो हाफ वेव रेक्टिफायर है,
हाफ वेव रेक्टिफायर में सबसे मेन कंपोनेंट आपको बता दिए थे कोई भी रेक्टिफायर में ट्रांसफार्मर। ये ट्रांसफार्मर का नेचर क्या रहेगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का हम लोग प्रयोग यहाँ पे करेंगे। ये प्राइमरी साइड है ट्रांसफार्मर का, ये सेकेंडरी साइड है। प्राइमरी साइड में नंबर ऑफ टर्न ज़्यादा दिखाना पड़ेगा तभी जाके स्टेप डाउन में कन्वर्ट करेगा। बीच में दो हम लोग लाइन को दर्शाते हैं, ये लाइन दर्शाएगा जो कोर मटेरियल सिलिकॉन स्टील का बना है। इधर प्राइमरी साइड है, इधर हम लोग सप्लाई से जोड़ देंगे। ऊपर में एक डायोड को जोड़ेंगे हाफ वेव रेक्टिफायर को बनाने के लिए। ये हम लोग का डायोड, यहाँ पे लोड को दिखा देंगे। लोड का सिंबल हो जाएगा RL, यहाँ से आउटपुट निकलेगा ये RL और यहाँ से आउटपुट आएगा। ये इनपुट साइड है, यहाँ पे लिख देते हैं ये P है और ये N है डायोड का। इनपुट साइड जहाँ पे हम लोग 240 वोल्ट AC देते हैं, 240 वोल्ट AC, और आउटपुट से हम लोग को मिलेगा 0.6 वोल्ट AC। ध्यान रखिएगा ट्रांसफार्मर ओनली स्टेप अप करता है, स्टेप डाउन करता है। जिस तरह से आप ट्रांसफार्मर यूज़ कर रहे हैं मगर नेचर वही रहता है। अगर इनपुट AC देना था आउटपुट AC निकलेगा, DC बनाएगा ये डायोड। अब इसको वेवफॉर्म से हम समझते हैं। मान लीजिए कि ये इनपुट वेवफॉर्म है AC का, ये टाइम को दिखाएगा, ये वोल्टेज अथवा करंट को रिप्रेजेंट करेगा। अब यहाँ पे एक चीज़ है, इस वेवफॉर्म में मैंने वोल्टेज और करंट को एक साथ दिखाया। इसका रीज़न ये है, नॉर्मली में अगर हम लोग बात करें रेजिस्टिव लोड का तो उसमें करंट और वोल्टेज एक साथ ही जाता है। चूँकि ओम्स लॉ कहता है V = IR। अगर आपका रेजिस्टेंस फिक्स रहा तो जैसे ही वोल्टेज बढ़ेगा उसके हिसाब से करंट भी बढ़ेगा, और जैसे ही वोल्टेज घटा उसके हिसाब से, अगर वोल्टेज बढ़ा तो करंट भी बढ़ेगा, अगर वोल्टेज घटा तो करंट भी घटेगा। उस हिसाब से यहाँ पे एक साथ हम लोग दिखाए हैं। मगर याद रखिए अगर लोड का नेचर बदल जाएगा, जैसे इंडक्टिव लोड या कैपेसिटिव लोड, उस हिसाब से वेवफॉर्म या तो 90 डिग्री पीछे बनेगा या तो 90 डिग्री बाद में बनेगा। अभी के लिए बस इतना रखिए, एक सामान्य लोड में वोल्टेज और करंट एक साथ ही आगे बढ़ता है। अब इसमें चर्चा करेंगे। इनपुट साइड में हम लोग 240 वोल्ट AC दिए, आउटपुट में 0.6 वोल्टेज AC मिला। अब हम लोग यहाँ पे मानते हैं कि सपोज ये ऊपर वाला पॉजिटिव है और नीचे वाला नेगेटिव है। स्टार्टिंग में पहला हाफ साइकिल का जो AC था उस केस में ऊपर पॉजिटिव बनेगा, इसको मिटा देते हैं, ऊपर बनेगा पॉजिटिव और नीचे बनेगा नेगेटिव। अब इसको हम लोग डायोड के नेचर से समझते हैं कि एक डायोड को जब पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं या नेगेटिव सप्लाई से तो डायोड वर्क कैसे करता है, मतलब ये फॉरवर्ड वाइज किस कंडीशन में बनेगा और रिवर्स वाइज किस कंडीशन में बनेगा। थोड़ा हम लोग डायोड के बारे में भी चर्चा करेंगे। जब एक डायोड को आप पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं तब ये काम कैसे करता है, इसको हम लोग दो केस बना के देखेंगे। ये पहला केस, इसके बाद और एक केस यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जब डायोड को आप नेगेटिव सप्लाई से जोड़ते हैं तब डायोड में क्या इफेक्ट होता है। यहाँ पे सप्लाई टर्मिनल दिखाएंगे। सपोज कि इसको केस 1 मानते हैं, इसको केस 2। ये केस 1 है और ये केस 2 है।
केस 1 केस 2 करके हम लोग समझेंगे। स्टार्टिंग में जब डायोड का पी साइड और ये एन साइड है, जब डायोड का पी साइड में हम लोग पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ते हैं बैटरी का, तब इसमें क्या होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव। अब सेकंड केस में क्या करेंगे, इसका पोलैरिटी को हम लोग बदल देंगे, जहाँ पॉजिटिव था वहाँ नेगेटिव आएगा, जहाँ नेगेटिव है वहाँ पे पॉजिटिव सप्लाई से जोड़ देते हैं। अब इसमें आ जाएगा नेगेटिव और इसमें आएगा पॉजिटिव। अब केस 1 में हम लोग ये पाएंगे कि जब डायोड का पी साइड को हम लोग पॉजिटिव साइड से जोड़ते हैं और जब एन को नेगेटिव साइड से जोड़ते हैं, ये डायोड एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, डायोड एक क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है। इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइज, इसी कंडीशन को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइज। और सेकंड केस, जब डायोड का पी साइड को हम लोग नेगेटिव से जोड़ते हैं और एन साइड को पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो ये डायोड एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है, जिसको हम लोग बोलते हैं रिवर्स बाइज। मतलब उस केस में आउटपुट में कुछ नहीं मिलेगा, ना करंट देखने को मिलेगा, ना वोल्टेज देखने को मिलेगा, बिल्कुल दोनों जीरो होगा। तो इस केस को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड बाइज, और इस केस को बोलते हैं हम लोग रिवर्स बाइज। फॉरवर्ड बाइज में करंट को अलाउ करता है और रिवर्स बाइज में करंट को अलाउ नहीं करता है। तो यहाँ पर लिख देते हैं ये क्लोज स्विच की तरह बिहेव करता है, ये एक क्लोज स्विच की तरह, फॉरवर्ड बाइज इट एक्ट एज क्लोज स्विच। और जो रिवर्स बाइज केस में ये एक ओपन स्विच की तरह बिहेव करता है। ये बस फॉरवर्ड बाइज आप समझ लीजिए, रिवर्स बाइज क्या होता है ये समझ लीजिए। अब आते हैं हम लोग हाफ वेव रेक्टिफायर में, जहाँ पे एक डायोड का प्रयोग करके हम लोग रेक्टिफायर सर्किट को बनाएंगे। अब इसमें समझते हैं। स्टार्टिंग में सपोज करते हैं कि पॉजिटिव हाफ साइकिल में ये टर्मिनल को हम लोग ए मानते हैं और ये टर्मिनल को हम लोग बी मानते हैं। ए बी मानने से इजी तरीके से हम लोग समझ पाएंगे। अब स्टार्टिंग में सपोज करते हैं कि ए टर्मिनल को पॉजिटिव मिला और बी टर्मिनल को नेगेटिव मिला। उस हिसाब से आप पाएंगे कि ये जो डायोड है फॉरवर्ड वाइज काम करेगा और ये एक्ट करेगा क्लोज स्विच की तरह। तब इसका आउटपुट में हम लोग को वोल्टेज या करंट को देखने को मिलेगा। तो इसका ग्राफ को बना देते हैं। तो इसका ग्राफ कुछ इस ढंग से देखने को मिलेगा। ये टाइम है, ये वोल्टेज अथवा करंट है, ये जीरो है। पॉजिटिव हाफ साइकिल में जब ये डायोड फॉरवर्ड वाइज होता है तो इसके अक्रॉस हमको वोल्टेज या करंट को देखने को मिलेगा। सपोज करते हैं ये मिला पॉजिटिव हाफ साइकिल में। अब क्या होता है, ये इसी का नेचर होता है, ये डायरेक्शन बदलते रहता है। अब सेकंड में क्या हो जाएगा, जहाँ पॉजिटिव था यहाँ नेगेटिव हो जाएगा और जहाँ नेगेटिव था ये पॉजिटिव। इसका पोलैरिटी बदल गया, मतलब जो पॉजिटिव नेगेटिव का जो साइन है वो आपस में चेंज कर गया। उस केस में क्या होगा, जब डायोड को नेगेटिव टर्मिनल मिलेगा उस वक्त देखिए ये रिवर्स बाइज की तरह काम करेगा और डायोड के क्रॉस में किसी प्रकार का कुछ वोल्टेज और करंट का वेरिएशन देखने को नहीं मिलेगा। तो हम लोग कह सकते हैं ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल में डायोड का क्रॉस में कुछ भी देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये बिल्कुल खाली जाएगा, ये जगह बिल्कुल जीरो जीरो जाएगा। अब क्या होता है, सर्टेन टाइम के बाद फिर इसका पोलैरिटी चेंज होता है, फिर से पॉजिटिव होता है और नीचे नेगेटिव होता है। तब फिर से फॉरवर्ड वाइज ये डायोड हो गया, तब इसके अक्रॉस कुछ इस तरीके से वोल्टेज और करंट देखने को मिलेगा। ये जो रिपीटेशन है पॉजिटिव नेगेटिव, ये हमेशा आगे बढ़ते जाएगा और फाइनली हमें कुछ इस तरीके का वेव देखने को मिलेगा। ये पॉजिटिव खाली, फिर पॉजिटिव खाली, मतलब जो नेगेटिव हाफ साइकिल है इसको ये रेक्टिफायर नहीं कर रहा, हाफ वेव रेक्टिफायर, इसीलिए इसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। चूँकि ये एक कंप्लीट साइकिल का ओनली आधा भाग को ही रेक्टिफायर कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मत होइएगा। अगर इस डायोड को हम लोग नीचे ला दें, अगर इस डायोड को ऊपर से नीचे ला दें, उस केस में क्या होगा, हम लोग का नेगेटिव हाफ साइकिल मिलेगा। ध्यान रखिए, अगर डायोड का हम लोग ऊपर से नीचे ला देंगे तब क्या होगा, हम लोग को ये नेगेटिव हाफ साइकिल ऐसे मिलेगा। तब पॉजिटिव हाफ साइकिल का जो
वेव है वो देखने को नहीं मिलेगा तो हमें ओनली नेगेटिव मिलेगा। मतलब जब डायोड को ऊपर जोड़ेंगे तो कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म मिलेगा, जब डायोड को नीचे जोड़ देंगे तो कुछ इस तरीके का वेव फॉर्म CRO में शो करेगा। यही था हाफ वेव रेक्टिफायर। अब पढ़ेंगे हम लोग सेंटर टाइप रेक्टिफायर और ब्रिज टाइप रेक्टिफायर क्या होता है, अलग अलग केस बना के उसमें इजी तरीके से आप समझ पाइएगा। इसको नोट डाउन कर लीजिए। हाफ वेव रेक्टिफायर, हेडिंग डालिए फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर फुल वेव रेक्टिफायर। अब फुल वेव रेक्टिफायर का नाम फुल वेव क्यों पड़ा? चूंकि ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों हाफ साइकिल को रेक्टिफायर कर रहा है, इसीलिए इसका नाम पड़ा फुल वेव रेक्टिफायर। और हमने देखा कि जो हाफ वेव होता है या तो वो पॉजिटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफायर कर रहा है या फिर नेगेटिव हाफ साइकिल को रेक्टिफायर कर रहा है, इसीलिए उसका नाम पड़ा हाफ वेव रेक्टिफायर। जब हाफ वेव रेक्टिफायर पढ़ें, अब हम लोग पढ़ेंगे फुल वेव रेक्टिफायर। थोड़ी देर पहले मैं आपको बताया था जो फुल वेव रेक्टिफायर इसका भी दो टाइप होता है, एक सेंटर टाइप रेक्टिफायर और दूसरा ब्रिज टाइप रेक्टिफायर। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे सेंटर टाइप रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में पढ़ेंगे सेंटर टाइप, हेडिंग डालिए। तो इसमें भी वही है, सबसे पहले आपको एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का जरूरत पड़ेगा जो कि वोल्टेज का लेवल को घटाएगा। एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर की आवश्यकता पड़ेगा जो कि वोल्टेज का लेवल को घटाएगा। अब सेंटर टेप के केस में थोड़ा सा जो ट्रांसफार्मर है ये अलग क्राइटेरिया का हमको लेना पड़ता है। सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में इसका डायग्राम बनाते हैं फिर समझाते हैं। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है। ये सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में एक सेंटर से टर्मिनल निकाला जाता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। आप अगर एक साधारण ट्रांसफार्मर देखेंगे उसमें 2 टर्मिनल होता है और इसमें 3 टर्मिनल होता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। सेंटर टेप, ये 3 टर्मिनल आपको यहाँ से देखने को मिलेगा। अब जो सेंटर टेप ट्रांसफार्मर में 2 डायोड का आवश्यकता होता है, तो एक डायोड ऊपर लगता है और एक डायोड नीचे लगता है। दोनों डायोड को बना देते हैं। और इसके बीच में जहाँ सेंटर टेप है यहीं से हम लोग आउटपुट को निकालते हैं, यहीं से हम लोग आउटपुट को निकालते हैं। ये रहा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का रेक्टिफायर। यहाँ पे 2 डायोड है, सपोज करते हैं कि इसका नाम लिख देते हैं, ये D1 डायोड और ये D2 डायोड है। और जो बीच का है यहाँ से हम लोग लोड को निकालेंगे। यहाँ पे सिंपल में RL लिख देते हैं, RL। अब इसको समझते हैं। इनपुट में वोल्टेज दिए हम लोग, इनपुट वोल्टेज है 240 वोल्ट, आउटपुट से निकल रहा है। मानते हैं 606 का है, 6 वोल्ट, 0 वोल्ट और 6 वोल्ट। ये ट्रांसफार्मर का नेचर है जो कि ऐसे ही देगा। अब इसका जो वेव फॉर्म है इधर में बनाते हैं, 2 केस में सीखेंगे। स्टार्टिंग यहाँ से करते हैं, केस 1 और केस 2। केस 1, अब केस 1 में यहाँ पे सपोज करते हैं ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। ये टर्मिनल A है और ये टर्मिनल B है। अब केस 1 में हम लोग मानते हैं जब ये ट्रांसफार्मर को से 2 डायोड को जोड़ते हैं और सेंटर में एक रेजिस्टेंस को जोड़ देते हैं, तो ऊपर वाला टर्मिनल पॉजिटिव हुआ और नीचे वाला टर्मिनल नेगेटिव। सपोज करते हैं पहला में
उस केस में क्या होगा, देखिए जो D1 डायोड ये फॉरवर्ड वाइज होगा और D2 डायोड ये रिवर्स वाइज होगा। फॉरवर्ड वाइज कहने का मतलब ये है जो D1 डायोड ये क्लोज स्विच की तरह एक्ट करेगा और जो D2 डायोड ये ओपन स्विच की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पे लिख देते केस 1 में व्हेन D1 एक्ट एज फॉरवर्ड वाइज, ये फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा। उसी समय जो D2 है एक्ट एज रिवर्स वाइज। आपको थोड़ी देर पहले मैं बताया था जब डायोड D1 फॉरवर्ड वाइज होगा तो इसके अक्रॉस आपको कुछ वोल्टेज और करंट देखने को मिलेगा, और जब D2 है ये रिवर्स वाइज हो जाएगा उस केस में इसके आउटपुट में कुछ भी आपको वोल्टेज और करंट देखने को नहीं मिलेगा। अब बना लेते हैं इसका वेवफॉर्म को। ये दोनों का एक ही साथ बनाएंगे हम लोग, तब इजी ढंग से समझ पाएंगे। सपोज कीजिए कि जो एक्स एक्सिस है ये टाइम को दर्शाता है, इसमें भी वही है, एक्स एक्सिस टाइम को दर्शाए। अगर जो वाई एक्सिस है या तो वोल्टेज या तो करंट, तो यहाँ पे हम सिंपल सा Vm लिख देते हैं, वोल्टेज को ही मान के चलते हैं। यहाँ पे भी ऊपर पॉजिटिव Vm होगा, नीचे नेगेटिव Vm। इसी तरह इसमें भी हम लोग वोल्टेज को ही मान के चलते हैं, ऊपर में पॉजिटिव और नीचे में नेगेटिव Vm, मतलब मैक्सिमम वोल्टेज को। अब यहाँ समझते हैं, सपोज करते स्टार्टिंग में जब A पॉजिटिव से जुड़ा और B नेगेटिव से, उस वक्त D1 एक्ट किया फॉरवर्ड वाइज, मतलब ये क्लोज स्विच की तरह एक्ट किया। इसके अक्रॉस में आपको कुछ वोल्टेज और करंट देखने को मिलेगा। इसको इधर लिख देते हैं प्लस Vm। अब पहला हाफ साइकिल में क्या हुआ, D2 बन गया फॉरवर्ड वाइज, मतलब इसके अक्रॉस आपको वेव फॉर्म में ग्राफ देखने को मिलेगा। और जब D2 हो गया रिवर्स तो इसके अक्रॉस आपको आउटपुट में कुछ भी रीडिंग देखने को नहीं मिलेगा। तो इसका बना लेते हैं। जब केस 1 में D1 फॉरवर्ड वाइज हुआ तो कुछ इस ढंग से मिला, और ये रिवर्स हो गया तो इसके अक्रॉस कुछ नहीं मिला। अब केस 2 में क्या होगा, केस 2 में उल्टा हो जाएगा, जहाँ A पॉजिटिव था ये नेगेटिव हो जाएगा, जहाँ B नेगेटिव था ये पॉजिटिव हो जाएगा। इस केस में क्या होगा, फॉरवर्ड वाइज हो जाएगा D2 और रिवर्स वाइज हो जाएगा D1। केस 2 में अब केस 2 को समझते हैं, कौन सा डायोड फॉरवर्ड होगा, कौन सा डायोड रिवर्स होगा। केस 2 में क्या होगा, D1 फॉरवर्ड वाइज, सॉरी D1 रिवर्स वाइज हो जाएगा, D1 रिवर्स वाइज, D1 रिवर्स वाइज की तरह काम करेगा और D2 फॉरवर्ड वाइज की तरह काम करेगा। मतलब D1 के क्रॉस कुछ भी वोल्टेज और करंट देखने को नहीं मिलेगा, D2 के क्रॉस मिलेगा। उस हिसाब से ये वेवफॉर्म कुछ इस तरीके से आगे बढ़ेगा। ये D1 के लिए और ये D2 के लिए, ये जो D1 और D2 का सीक्वेंस है ये आगे बढ़ते जाएगा। मतलब फिर से D1 होगा, फिर से D2 होगा, D1 और D2। फाइनल में हमको CRO में जो लास्ट में आपको आउटपुट कुछ इस ढंग से देखने को मिलेगा, D1 D2 D1 D2। इसी तरह से वेवफॉर्म बिल्कुल आगे की और बढ़ते जाएगा। आज के लिए क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ब्रिज टाइप रेक्टिफायर के बारे में बिल्कुल अच्छी तरीके से पढ़ेंगे।